हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले 50 क्वेश्चन की। अगर आपने कल की वीडियो देखी नहीं है तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। कल हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर चल रहा है और ये हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत की, कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे या फिर जब वहाँ पर मुग़लों का राज था उस टाइम पे क्या हुआ था, दक्षिण भारत में किस तरह की व्यवस्था थी, स्थिति थी, कौन शासक था, किस तरह के राज्य थे। और उत्तर भारत हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 51 से आज स्टार्ट करेंगे और टोटल जितने भी होंगे हमारे 100 से अबव क्वेश्चन है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए, तालीकोटा के युद्ध के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर नाम से भी जाना जाता था, मतलब कश्मीर का अकबर बोलते थे उसको, उनका नाम था जैनुल आबिदीन। देखिए वैसे मैं सारे ऑप्शन मतलब बोल बोल के करा सकती हूँ, लेकिन इससे टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा। ये लगा के चलिए कि हमें 20 क्वेश्चन करने में 40 मिनट लग जाएंगी। तो आप चीज़ों को, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, फिर आप लूसेंट के एमसीक्यू कर सकते हैं। कश्मीर के शासक या कश्मीर का अकबर बोला जाता था जैनुल आबिदीन को। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की है? ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो रचना की है अपनी, जिसको आमुक्तमाल्यद बोला जाता है, ये तेलुगु भाषा में थी। ठीक है। कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं दक्षिण भारत के, दिल्ली के सल्तनत काल के। कृष्णदेव राय का राजकवि था, मतलब यहाँ पे नहीं थे, दक्षिण भारत में थे। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेछन्ना, तिमैया, तेनाली रामकृष्ण। तो ये मत लगा देना, यहाँ पर आंसर आएगा पेछन्ना, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज की जो उपाधि दी जाती है वो दी जाती है कृष्णदेव राय को। देखो, हरिहर बुक्का, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी और संगम राजवंश की भी स्थापना की थी अपने पिताजी के नाम पर। राजेंद्र चोल यहाँ का नहीं है। राजेंद्र चोल जब हमने पढ़ा था कि प्राचीन काल, राजा राज फर्स्ट, पूर्व मध्यकाल जो पढ़ा था हमने, उसमें था राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल। तो यहाँ पर जो है वो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? ये भी आपका कृष्णदेव राय है। विजयनगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए तो कृष्णदेव राय आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। अगर आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं या क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है तो कृष्णदेव राय वो वहाँ पे मतलब अप्रोक्सीमेट मैं कहूँगी, करेक्ट नहीं। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। नेक्स्ट आपकी पुस्तक है और इनमें आपके लेखक दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिए। मनुचरितम जो है वो किसने लिखी थी? ये लिखी थी अल्लासनी पेछन्ना ने, और पेछन्ना कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि थे। परिजात अपहरणम ये लिखी है नंदी तिमैया ने, ये लिखी है नंदी तिमैया ने। पांडुरंग महामात्य ये लिखी है भैया तेनाली रामकृष्णा ने, और आमुक्तमाल्यद ये खुद लिखी है कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। ये जो साहित्य है ये तेलुगु भाषा में लिखा गया है। मनुचरितम पूछी जाती है लासनी पेछन्ना, याद रखिएगा। पांडुरंग महात्म्य तेनाली रामकृष्ण, आमुक्तमाल्यद कृष्णदेव राय, और इसे याद रख लीजिएगा परिजात अपहरणम ये नंदी तिमैया है। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। कृष्णदेव राय ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं कराया था? तो कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर बनाया, हजारा स्वामी मंदिर बनाया, विठल स्वामी मंदिर बनाया, मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरै में है ये आपका कृष्णदेव राय ने नहीं बनाया। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेव राय के द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांत किस तरह के अपनाता था वो किस पुस्तक में मिलता है? ये इनकी तेलुगु भाषा में लिखित आमुक्तमाल्यद में मिलता है। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया? मतलब विवाह के ऊपर भी कर लगा था, टैक्स लगा था, तो ये इतने लोकप्रिय नहीं थे, इन करों को खत्म कर दिया कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर सी। अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ था? अहमदनगर का जो निजामशाही वंश था उसका अंत किस तरह से हुआ था? क्योंकि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया था। मतलब मुगल साम्राज्य, मुगलों ने क्या किया था, अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिलाकर जो वहाँ के शासक थे हुसैन शाह, उनको लाइफ टाइम क्या दे दिया था? पनिशमेंट, लाइफ टाइम सेंटेंस दे दिया था, आजीवन कारावास की सज़ा दे दी थी। ठीक है, आजीवन, वैसे कारावास की कोई सज़ा गलत वर्ड हो गया, एक्सेसिव हो गया, आजीवन कारावास दे दिया था।
नेक्स्ट है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? राजा वोडियार, ये भी याद रखिएगा, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? राजा वोडियार ने। उस टाइम पे विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? सदाशिव, तिरुमाल, रंगा सेकंड या वेंकट सेकंड? तो ध्यान रखिएगा, वेंकट सेकंड जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे थे। निम्न मुस्लिम शासकों में से किसी एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। मतलब धर्मनिरपेक्षता में आस्था, मतलब वो किसी एक धर्म को सर्वोपरि नहीं मानते थे वो मुस्लिम शासक, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने ही मुस्लिम धर्म को मानते थे, इस्लाम को मानते थे, वो सभी धर्मों को मानते थे। धर्मनिरपेक्षता में आस्था थी और इसीलिए उनकी जो मुस्लिम प्रजा है उनको जगत का गुरु भी कहती थी। ये नाम था इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? मतलब उस टाइम पे राज तो यही करते थे सदाशिव राय, लेकिन उस सत्ता, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तुलु वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। उस टाइम पे जो सत्ता थी वो थी राम राय या राम राजा, इन दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, इनके हाथ में। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में से एक राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, जो कि 23 जनवरी 1565, अभी हम 51 वाला क्वेश्चन यही करके आए। उस समय में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अगर आ जाए राक्षस तंगड़ी का युद्ध, अगर आ जाए तालीकोटा का युद्ध, अगर बन्नी हट्टी का युद्ध, डेट है 23 जनवरी 1565, तो उस टाइम पे विजयनगर के शासक रहे थे, वो रहे थे आपके सदाशिव राव। तुलु वंश के थे, अंतिम शासक थे। उस टाइम पे वास्तविक सत्ता थी राम राय या राम राजा के हाथ में। तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या था? क्यों हुआ था भाई ये युद्ध? एक तो राम राय का दक्षिण सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार था और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप था। मतलब देखो, राम राय, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय। ठीक है, यही सारे प्रशासनिक कार्य संभालते थे। और तुलु वंश के अंतिम शासक कौन थे? सदाशिव राय। और जिस टाइम पे मुगलों ने विजयनगर को अपने उसमें मिलाया, तो विजयनगर कह रही हूँ, तालीकोटा का जो युद्ध हुआ तो सदाशिव राय के साथ ही हुआ। उस टाइम पे शासक यही थे और मुगलों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्यों मिलाया, किस कारण से ये युद्ध हुआ? एक तो राम राय का अभद्रपूर्ण या दमपूर्ण व्यवहार, अभद्र नहीं कह सकते, दमपूर्ण व्यवहार, उन्होंने मुगलों की बात नहीं मानी और उनकी राजनीति में हस्तक्षेप किया। दूसरा, विजयनगर के प्रति दक्षिण सल्तनतों की समान ईर्ष्या और घृणा की भावना। ये दोनों रीजन रहे, ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? इन्होंने जो संघ बनाया था दक्षिण सल्तनत के द्वारा जो बनाए गए महासंघ थे, इसमें बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, लेकिन बरार शामिल नहीं थे। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था इस युद्ध के बाद। ये बात कर रहे हैं आपका 23 जनवरी 1565 तालीकोटा के युद्ध के बारे में। यही डेट है ना, 23 जनवरी 1565। पता है, अगर आप तालीकोटा का युद्ध पढ़ रहे हो तो बार बार ना उस डेट को बोलो, उससे ना आपको, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही याद हो जाएगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो डेट देखोगे तो आप एस्टिमेट कर सकते हो। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 23 जनवरी 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनिष्ट वैभव पर टिप्पणी भी की? अब तक युद्ध मतलब तालीकोटा का युद्ध हो चुका था, उस टाइम पे विजयनगर का पतन हो चुका था, तो यहाँ पर जो आए वो आए सीजर फ्रेडरिक। इन्होंने इस राजकीय नगर के वैभव पर टिप्पणी की। विठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये समर्पित है हमारे भगवान विष्णु को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? रामायण बताई गई है पूरी दृश्य के रूप में। विठल स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तो विठल स्वामी मंदिर तो हमारा विष्णु को समर्पित है। ये बात कर रहे हैं हजारा स्वामी मंदिर की, तो ध्यान रखिएगा, हजारा स्वामी मंदिर पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने किया था? ये किया था मदुरै के जो नायक थे उन्होंने। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शैवों का अजंता लेपाक्षी को। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको। और देखिए, बड़वा क्या होता है? बड़वा होते हैं उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसने वाले। बड़वा से याद रखिएगा कि उत्तर भारत से आकर दक्षिण में बढ़ गए या बस गए। वेश वेग किसे कहते हैं? वेश वेग कहते हैं दासों का क्रय और विक्रय। ठीक है। राय किसे कहते हैं? राय कहते हैं आपके विजयनगर काल में राजा को राय कहा जाता था, जैसे हम पढ़ के आए थे राम राय या राजा राय। गंडपेंद्र किसे कहते हैं? ये कहते हैं पैर में पहने जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा।
एक कड़ा होता था जिसको पैर में पहनाया जाता था। तो ध्यान रखिए, बड़वा होते हैं उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बसे हुए लोग, वेश्वेग होते हैं दासों के क्रय विक्रय, राय होता है विजयनगर काल में उस टाइम पे राजा को राय कहा जाता था, और गंडपेंद्र होते हैं हमारे पैर में पहना जाने वाला सम्मान सूचक कड़ा। तो 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए। फिर से आपको मिलान करना है। अब ये है आपकी भूमि, एक बार आंसर वो ऑप्शंस देख लीजिए, फिर बाद में ये देख लीजिए, ये मिलान 1 2 3 4 ही है, क्योंकि बाद में भाई आपको ना भी मिले देखने को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। तो देखिए, भंडारवाद ग्रह भूमि जो होती थी ये सीधी राज्य के नियंत्रण, सीधे नियंत्रण वाले ग्रामों की भूमि होती थी, इन पर सीधा सीधा राज्य का कंट्रोल रहता था भंडारवाद ग्राम भूमि में। मान्य भूमि होती थी जो राज्य द्वारा कर मुक्त की मान्यता प्राप्त, मतलब राज्य के द्वारा उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। अमरम भूमि होती थी सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में, कोई सैनिक है, कोई सोल्जर है, उनकी सेना में भर्ती है, या कोई भी असैनिक अधिकारी है जो भी राज दरबार में काम कर रहा है, तो जो भी उन्होंने सेवा की है दरबार में उसके बदले में भूमि दी जाती थी, जिसे अमरम भूमि कहा जाता था। रत्कोड़गे भूमि क्या होती थी, युद्ध में शौर्य जिसने प्रदर्शित किया, मतलब युद्ध में अच्छा खासा जिसकी परफॉर्मेंस रही, प्रदर्शन किया, तो उसको शौर्य के रूप में क्या दी जाती थी, भूमि। तो दोबारा से देख लेते हैं, भंडारवाद भूमि होती थी जिस पर सीधा राज्य का कंट्रोल रहता था, राज्य के सीधे नियंत्रण में। मान्य भूमि होती थी राज्य के द्वारा उस पर कोई टैक्स नहीं होता था, टैक्स फ्री भूमि होती थी। अमरम भूमि होती थी आपकी कोई भी सैनिक या असैनिक है जो कि दरबार में सेवा करता है उसको एक दान के रूप में दी जाने वाली, सेवा के रूप में, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। और रथ कोड़गे होता है, रथ से याद रखिएगा रण, युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शित करने वाले को दी जाने वाली भूमि। नेक्स्ट हम चलते हैं 77 पे। वीर पंचाल का अर्थ क्या होता है? वीर पंचाल अभिजात्य वर्ग होते हैं, कृषक वर्ग होते हैं, या दस्तकार? दस्तकार होते हैं जो हाथों से कोई चीज बनाते हैं, तो वीर पंचाल इन्हीं को कहते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? अभी हम पढ़ के आए हैं ना भैया। मान्य भूमि क्या होती है? जो आपकी नाम भी याद नहीं रहते। भंडारवाद ग्राम भूमि क्या होती है? अमरम भूमि क्या होती है? देखो, भंडारवाद राज्य का कंट्रोल होगा, मान्य भूमि टैक्स फ्री होगी, अमरम भूमि सैनिक और असैनिक को सेवा के बदले में दी जाने वाली, रथ कोड़गे रण में युद्ध में जो शौर्य प्रदर्शित करेगा। तो वहाँ पर जो दिया हुआ है ये देखिए, मान्य भूमि गलत दिया हुआ है, ये जो आपकी टैक्स फ्री भूमि होती थी ये आपकी राज्य का सीधा कंट्रोल नहीं होता था। उंबली भूमि क्या होती थी? गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली टैक्स फ्री भूमि। कुटग्गी होती थी पट्टे पर ली जाने वाली, मतलब दाम पे ली जाने वाली, आप किसी की भूमि को यूज़ कर रहे हो, किसी की भूमि में अनाज उगा रहे हो और उसको पैसे दे रहे हो उसके बदले। कुदी होते थे कृषक मजदूर। देखो, उंबली भूमि गांव के कुछ विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि, कुटग्गी होती थी पट्टे पर ली गई भूमि, कुदी होती थी कृषक मजदूर, और मान्य भूमि होती थी टैक्स फ्री जो जमीन होती थी। मराठाकालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद क्या था? जब मराठाकालीन पेशवा थे तो उन्हीं के कंटेम्प्रेरी विजयनगर का जो केंद्रीय प्रशासनिक पद था, मतलब मराठाओं के साम्राज्य में तो पेशवा का पद था, विजयनगर के साम्राज्य में जो यहाँ पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो पोस्ट थी उसको कहते थे प्रधानी या महाप्रधानी। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सभा नायक होता था मंत्री परिषद का अध्यक्ष, सर्वनायक होता था जो हमारा चीफ सेक्रेटरी होता था, मुख्य सचिव, मान्य प्रधानम होता था गृह मंत्री, और मुद्राकर्ता होता था शाही मुद्रा को रखने वाला। दोबारा देख लेते हैं, सभा का नायक मतलब मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो पूरी मंत्री परिषद की बैठक करेगा, स्पीकर से याद रखिएगा, सभा नायक इजीली याद रह जाएगा। सर्वनायक सबका नायक जो चीफ सेक्रेटरी होगा, जो चीफ होगा। मान्य प्रधानम किसको प्रधान मानेंगे? गृह मंत्री को, होम मिनिस्टर को। मुद्रा के कर्ता कौन होंगे? जो शाही मुद्रा को रखने वाले होंगे। बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखो दोबारा से करते हैं, सभा के नायक जो मंत्री परिषद के अध्यक्ष, सर्वनायक जो हमारे चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, मान्य प्रधानमंत्री कौन हो गया? प्रधानम कौन होगा? जो हमारे होम मिनिस्टर गृह मंत्री होंगे, और मुद्रा के कर्ता कौन होंगे? जो शाही मुद्रा को रखने वाले होंगे। निम्न में से किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था आपकी प्रचलित थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर काल में पूछा है, आयंगर और नायंगर। इसको डिटेल से एक बार पढ़ लीजिएगा, आयंगर और नायकार। अमरम का अर्थ क्या होता है? अमरम का अर्थ होता है जागीर। विजयनगर काल में ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, इसे क्या कहते थे? आ गया ना, आयंगर क्या होता है? देखो, आयंगर होता है कि ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन करने के लिए जो 12 अपॉइंट किए जाते हैं लोग, उसको कहते हैं आयंगर।
शिष्ट का अर्थ क्या होता है? शिष्ट का अर्थ होता है भूमि का टैक्स। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? इसको कहते थे हम कदाचार। किस नाम से था सैनिक विभाग? कदाचार। तेलुगु के कवित्रे में शामिल नहीं है। तेलुगु के किस कवित्रे में कौन सा शामिल नहीं है? नान्य है, तिक्नन है, येरा प्रगड़ है, लेकिन तिरुवल्लुर नहीं है। नेक्स्ट आपको मिलान करना है। ये मिलान है आपका। जौनपुर राज्य के संस्थापक थे ख्वाजा जहां, जिसे मलिक सरवर कहते थे। मालवा के थे दिलावर खां गोरी। गुजरात के थे जफर खां मुजफ्फर शाह। और बंगाल के थे शमशुद्दीन इलियास शाह। दोबारा देख लीजिए। जौनपुर के थे मलिक सरवर ख्वाजा जहां कहते थे। मालवा के थे दिलावर खां गोरी। गुजरात के थे जफर खां मुजफ्फर शाह। और बंगाल के थे शमशुद्दीन इलियास शाह। नेक्स्ट चलते हैं आगे 88 नंबर क्वेश्चन पे। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? खानदेश राज्य का जो संस्थापक था वो था मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण 1398 में जब ये आया, आक्रमण किया, गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला कौन सा राज्य था? ये था हमारा यूपी का जौनपुर। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी किसको बोला जाता है? ये जौनपुर को बोला जाता है। मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का जो विलय है वो अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया? मतलब मालवा राज्य को भी मुगल साम्राज्य ने हड़प लिया और अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। तो यहाँ पर शासक थे बाज बहादुर। ऑप्शन नंबर 4। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? ये की थी अहमद शाह फर्स्ट ने। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मालवा, गुजरात, खानदेश या जौनपुर? तो गुजरात का था। ऑप्शन नंबर बी। कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन ने महाभारत, राज तिरंगनी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो महाभारत, राज तिरंगनी और संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैन उल आबिदीन, जिसे कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है, फारसी में किया है। कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बड़शाह महान सुल्तान के नाम से जाना जाता है? अगेन जैन उल आबिदीन। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद करने वाले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आता भी है। किस सुल्तान ने करवाया था बांग्ला में अनुवाद? बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? नुसरत शाह ने कराया था महाभारत का। निम्न में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था? हिंदुओं से जजिया कर नहीं लेंगे ये कहा था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी संत गेशु दराज या बंदानवाज को भू अनुदान दिया था? ये दिया था ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था? मतलब एक एक्सपेंडेशन कर दिया था अपने साम्राज्य का? ये थे महमूद गामा। टोडरमल का पूर्वगामी किसको बोला जाता है? ये भी आपके महमूद गामा, और बहमनी राज्य को पीक तक लेकर गए, चरमोत्कर्ष तक। बहमनी साम्राज्य कितने राज्यों में विभाजित था? ये था आपको 5 राज्यों में। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? ये आपका हुआ था बरार। और ये आपको मिलान करना है। कितने क्वेश्चन है भैया? 112 है। हाँ, 112 क्वेश्चन है, तो ये आपको मिलान करना है। देखो, बरार जो है इसका राज्य का विलय किसके द्वारा हुआ? बरार राज्य का विलय अहमदनगर में। अहमदनगर राज्य का विलय, अहमदनगर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अहमद शाह आना चाहिए। अहमदनगर का विलय हुआ शाहजहां के द्वारा। बीजापुर गोलकोंडा ये मिलाए औरंगजेब ने, और बीदर का जो विलय हुआ ये हुआ बीजापुर में। तो ये बिल्कुल सही है। बरार का अहमद शाह, अहमदनगर का शाहजहां, बीजापुर और गोलकुंडा का औरंगजेब, और बीदर का बीजापुर। 1 2 3 4 सही रहेगा। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य? सबसे पहले कौन सा? बरार, और जो सबसे अंत में हुआ वो बीदर। अभी हम पढ़ के भी आए थे। देखो, बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार, और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ? वो हुआ हमारा बीदर। ऑप्शन नंबर डी। अदीना की मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर, गुजरात, बंगाल? तो अदीना मस्जिद आपकी बंगाल में। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? ये है आपकी जौनपुर में। अदीना बंगाल और अटाला आपका जौनपुर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? ये हम्पी कर्नाटका में है। स्टैटिक जीके में आता है क्वेश्चन बहुत बार। मिलान करना है। छोटा सोना मस्जिद ये आपकी बंगाल में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। हिंडोला महल मालवा में है। और रूमी खां की मस्जिद अहमदनगर में है। दोबारा देख लीजिए। छोटा सोना मस्जिद बंगाल में है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। हिंडोला महल मालवा में है। और रूमी खां की मस्जिद आपकी अहमदनगर में है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कृष्ण देव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है। मतलब कृष्ण देव राय का ओडिशा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध जो अभियान हुआ था, तो किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना ये कही है? नीलकंठ शास्त्री ने। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 या 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं, ये कहाँ पर है? ये है हमारा प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में। विजयनगर के बारे में बताओ। विजयनगर का उल्लेख उसके मसाले, वस्त्र और रत्नों के बाजारे के लिए था। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर तनावों से विशेषित था। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे और रायों के द्वारा शासन शास्त्र क्षेत्र दिए जाते थे। तीनों सही हैं। तो देखो, विजयनगर का उल्लेख मसाले, वस्त्र और रत्नों के बाजारों के लिए भी है। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर तनावों से विशेषित था। तीसरा है आपका अमर नायक सैन्य कमांडर थे और जिन्हें राजाओं के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे। तीनों। निम्न में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो देखो, तेलुगु के जो अनुवाद किए महाभारत के तेलुगु में अनुवाद, ये नान्य ने किए और तिक्कन ने किए। 3 और 4, नान्य और तिक्कन। मैं आपको आंसर की दिखा देती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी मिलाओ तो मिला लीजिएगा आंसर्स को। तो ये आपकी आंसर की है। नेक्स्ट हम करेंगे 15वीं और 16वीं सदी में जो आपके भक्ति आंदोलन रहे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है जिसे आप एक बार देख भी सकते हैं, जिसमें आपके सारे जितने भी संत कबीर हैं, भक्ति आंदोलन है, जहाँ पे कहाँ पे भक्ति आंदोलन का एक्सपेंडेशन हुआ था, वो सारे आपको डिटेल से कराएंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।